So we are starting with a new chapter that is forest, natural vegetation. Forest क्या होता है? A forest is a large piece of land covered with trees or similar plants, either grown naturally or are planted by people. So एक जगह जहां पर बहुत सारे दरख्त हों, उस जगह को आप कहते हो फॉरेस्ट। एक जगह जहां पर बहुत सारे दरख्त हों, उस जगह को आप कहोगे कि ये एक फॉरेस्ट है। या तो वो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं या किसी इंसान ने लगाए, आप कहोगे उसको फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दरख्त आपके मुल्क के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुफीद है। इसकी इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऑफ योर टोटल कंट्रीज एरिया 20 to 25% शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। मतलब 20 से 25% तक आपका जो कंट्री का एरिया है, जो टोटल जगह है, वो कवर्ड होनी चाहिए विद ट्रीज, विद फॉरेस्ट। तो 20 से 25% आपकी कंट्री का एरिया। पर आपके पाकिस्तान में कितना है? ओनली 4.8%। सिर्फ 4.8% आपके पाकिस्तान का टोटल एरिया कवर्ड विद ट्रीज है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, जो आपके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लड आ रहे हैं, जो बारिशें हो रही हैं, ये सारा आपका क्लाइमेट चेंज से लिंक है। और ये सारा क्लाइमेट चेंज लिंक है फॉरेस्ट से, कि क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप दरख्त काट रहे हो और आप दरख्त नहीं लगा नहीं रहे। तो सिर्फ टोटल 4.8% ऑफ योर कंट्रीज एरिया इज कवर्ड विद ट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आगे जाके आपकी कंट्री में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो चीजें समझनी है। एक होता है एफॉरेस्ट्रेशन, दूसरी होती है रीफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन आपकी क्या होती है कि एक जगह है जहां पर आपका दरख्त थे ही नहीं, एक एम्प्टी स्पेस है, एक बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है जहां पर कुछ भी नहीं है, और वहां पर आपने लगा दिए दरख्त। एक एम्प्टी स्पेस को आपने एफॉरेस्ट कर दिया, आपने फॉरेस्ट्रेशन कर दी। एक नई जगह पर जो एम्प्टी स्पेस था, जहां पर दरख्त नहीं थे, वहां पर अगर आप दरख्त लगा रहे हो, उसको कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। Forestation means planting trees to create a new forest in an area where there are no trees before. इसको आप कहते हो एफॉरेस्टेशन। अपने दिमागों में बिठा लेना, क्योंकि एक एफॉरेस्टेशन होता है, एक आपका होता है रीफॉरेस्टेशन। ये दोनों डिफरेंट है। एफॉरेस्टेशन होता है कोई एम्प्टी स्पेस पर आपने दरख्त लगाए, जहां पर दरख्त थे ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने लगा हुआ है रीफॉरेस्ट्रेशन। रीफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है कि एक जगह जहां पर दरख्त थे और वहां पर आपने दरख्त रिमूव कर दिए, आपने उसमें कर दी डिफॉरेस्टेशन। जब आपने डिफॉरेस्टेशन करी, इसका मतलब होता है बेसिकली कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या आपने दरख्त काट दिए? एक जगह जहां पर दरख्त थे, उनको आपने काटा। अब आपको ख्याल आया तो आपने दोबारा से वहां पर दरख्त लगाए। इसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। री, दोबारा से। पहले एफॉरेस्टेशन हुई, फिर आपने उसको दरख्त को डिफॉरेस्टेशन करा, अब आप कर रहे हो रीफॉरेस्टेशन। दोबारा से आप दरख्त लगा रहे हैं, उसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। अब आपको समझ में आया एफॉरेस्टेशन क्या होता है और रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए? ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 1 से 2 मार्क्स की डेफिनेशन में, या डिफरेंस पूछ सकता है कि एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बताना होगा। रीफॉरेस्टेशन इज प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अगेन इन एन एरिया वे फॉरेस्ट वर कट डाउन। जहां डिफॉरेस्टेशन हो गई थी, वहां पर आपने दोबारा से दरख्त लगाए, उसको कहते हो डिफॉरेस्टेशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है कि जनवरी 23 में यहाँ पर दरख्त को आपने काट दिया था, अब आप दोबारा से यहाँ पर दरख्त लगा दिए, दोबारा से आपने प्लांट्स लगा दिए। तो ये एक एग्जांपल है रीफॉरेस्टेशन की। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बाय डिफरेंट प्रोविंसेस। सो टोटल 100% में से 32% आपके जो दरख्त हैं वो NWFP में,
मतलब सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया है वो एनडब्ल्यूएफपी का है, कि टोटल 32% जो आपके पाकिस्तान के दरख्त हैं वो आपको एनडब्ल्यूएफपी के रीजन में मिलेंगे। नॉर्दर्न रीजन्स में आपको 25% मिलेंगे, सिंध में 18%, पंजाब में 17, सबसे कम आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। तभी बलूचिस्तान में एरिडिटी भी ज़्यादा होती है, बलूचिस्तान में आपके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बलूचिस्तान में वो ट्रांसपोर्टेशन रेट भी ज़्यादा होता है, ये सारे मसले होते हैं। तो दरख्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये भी देख लिया कि हर प्रोविंसेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द फॉरेस्ट एरिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताओ, फॉरेस्ट के एडवांटेजेस बताओ, दरख्त क्यों लगाने चाहिए ये बताओ। कोई भी रैंडम फॉरेस्ट की टाइप पूछ लिया गया कि अल्पाइन फॉरेस्ट के क्या फायदे हैं ये बताओ, मैंग्रोव के क्या फायदे हैं ये बताओ। तो ओवरऑल सब दरख्त के सेम फायदे होते हैं, कुछ दरख्त के डिफरेंट फायदे होते हैं, वो एक अलग होते हैं, बाकी मेजॉरिटी दरख्त के, बेसिकली एक जो दरख्त है उसके क्या फायदे होते हैं ये अभी हम पढ़ने लगे हैं। और मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स हों, जो आपको याद आ रहा हो, जो आपको समझ में आए, वो वहां पर आप लिख सको आपके एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जल्दी अटेम्प्ट करने हैं, और जितना आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई होंगी उतना ज्यादा जल्दी आप लिखोगे, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहला पॉइंट है ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। एक दरख्त जो होता है ये आपका दरख्त है, और इसके नीचे जो होती है ये होती है आपकी रूट्स। जो जो रूट्स होती हैं दे बेसिकली होल्ड द सॉइल। ये सॉइल को कहीं जाने नहीं देती, ये सॉइल को कहीं नहीं जाने देगी, क्योंकि इसे सॉइल को पकड़ा हुआ है रूट्स ने। अगर ये दरख्त नहीं है तो रूट्स भी नहीं है। अब रूट्स नहीं है तो इससे बेसिकली क्या होगा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज बेसिकली कि जब सॉइल एरोड हो जाएगी, जब सॉइल अपनी जगह छोड़ के कहीं और चली जाएगी। कैसे जाती है, वो विंड से जाती है, वो वाटर, वो रेनफॉल से जाती है, वो दूसरे तरीकों से जाएगी। पर सॉइल उड़ जाएगी तो आपके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन होने से बचाता है, सॉइल को होल करके रखती हैं ट्रीज की रूट्स। समझ में आ रही है? तो सबसे पहला फायदा है ये सॉइल को प्रोटेक्ट करेगा, सॉइल को होल्ड करेगा, कहीं जाने नहीं देगा, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगी। अगर आपने फॉरेस्ट नहीं करा, अगर दरख्त नहीं लगा, तो सॉइल इरोजन होगी। वाटर रेगुलेशन, दे हेल्प रेगुलेट रिवर फ्लो, स्टोर रेन वाटर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड एंड ड्राउट। ड्राउट नहीं आने देगा दरख्त कभी भी। जो दरख्त से ट्रांसपोर्टेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन से आपके यहाँ बारिश होती है। पोल्यूशन कंट्रोल, आपके हवा को साफ करता है। एक तो वो आपके ऑक्सीजन भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनटेक करेगा, और आपकी एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा दरख्त। एक नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो इसका टिम्बर होता है, जो दरख्त की लकड़ी होती है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसका तो रॉ मटेरियल है दरख्त। फिर रबर, रबर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। पेपर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। बहुत सारी चीजें आपकी, फर्नीचर, जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी आगे लकड़ी नहीं हुई। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है दरख्त। एम्प्लॉयमेंट सोर्स, अब एम्प्लॉयमेंट सोर्स बेसिकली क्या है कि आपने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दो, जैसे कि आपने कोई मैन मेड फॉरेस्ट बनाया, फॉर एग्जांपल छांगा मांगा फॉरेस्ट, या आपके पंजाब की तरफ है, नॉर्दर्न साइड की तरफ है। तो छांगा मांगा फॉरेस्ट बेसिकली अ मैन मेड फॉरेस्ट, एक इरीगेटेड फॉरेस्ट है। तो छांगा मांगा फॉरेस्ट के एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो इनकी देखभाल करता है, जो कटिंग ऑफ ट्रीज से रोकेगा। अगर टूरिस्ट वहां पर जा रहा है तो उसको गाइड करेगा। तो इन सारे लोगों को नौकरी मिलती है, इन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। समझ लो बातों को? तो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी होता है बेसिकली ये।
मेडिकल मेडिकल प्लांट्स मतलब हर्ब्स, जड़ी बूटी जिसको हम लोकल ज़बान में कहते हैं। तो जड़ी बूटियों के फ़ायदे बहुत होते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको सिर्फ़ जड़ी बूटियों की ही दवाइयाँ देंगे। पुराने ज़माने में तो ये आपके केमिकल्स वाली दवाइयाँ थोड़ी होती थी। वो जड़ी बूटी से ही आपको ठीक करते थे। तो ये हर्ब्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आपकी बहुत सारी जो आपकी दवाइयाँ जो आपकी रिसेंटली दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी हर्ब्स डाले जाते हैं। ये आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। तो आपके मेडिकल पर्पसेज़ के लिए भी प्लांट्स यूज़ होते हैं, दरख्त यूज़ होते हैं। फिर टूरिज़्म इससे बढ़ता है। जैसे छांगा-मांगा मैंने आपको एक फ़ॉरेस्ट बताया। एक नेचुरल फ़ॉरेस्ट है जो आपको ऊपर मेरे ख़्याल से शुगरान की तरफ मिलेगा। शुगरान कलाम की तरफ आपको मिलता है, वो है उशू फ़ॉरेस्ट। अब उशू फ़ॉरेस्ट बड़ा खूबसूरत सा फ़ॉरेस्ट है। वहाँ पर मैं खुद गया था उशू फ़ॉरेस्ट को देखने के लिए। अब जब एज़ अ वहाँ का लोकल तो मैं नहीं था। जब मैं उशू फ़ॉरेस्ट को देखने के लिए गया, तो वहाँ पर करीब की होटल में भी मैं रुका। वहाँ पे मैंने खाना भी खाया। वहाँ पर मुझे एक गाड़ी भी चाहिए थी जो मुझे उशू फ़ॉरेस्ट तक लेकर जाए। तो ये सब मैंने करा तो इसका मतलब टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी। ऐसे बहुत सारे आपके लोग जाते हैं उशू फ़ॉरेस्ट में, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए क्योंकि वहाँ पे एल्पाइन कॉनिफ़ॉरस दरख्त हैं। बेसिकली वहाँ पे कॉनिफ़ॉरस फ़ॉरेस्ट है। कॉनिफ़रस ट्रीज़ की टाइप्स एक हैं ट्रीज़ की एक टाइप है कॉनिफ़रस, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे कॉनिफ़रस फ़ॉरेस्ट है, उशू फ़ॉरेस्ट। तो उससे बेसिकली क्या होता है, टूरिज़्म बढ़ता है। लोग फ़ॉरेस्ट देखने आते हैं, लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं। एक सीनिक ब्यूटी होती है ये, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो उशू फ़ॉरेस्ट में बेसिकली उन्होंने कुछ झूले-वूले भी लगा दिए थे, उससे और टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, टूरिज़्म टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बहुत सारे आपके जानवरों का घर होता है फॉरेस्ट। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन का मैंने बताया, शेड देता है, ये शेड जितना आपको बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जो डिग्री होता है, जो आपका सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा आपका सेंटीग्रेड को लोअर कर देता है ये दरख्त। अगर आप एक दरख्त के साए के अंदर खड़े हुए हो, एक शेड के अंदर खड़े हुए हो, तो इससे आपके अच्छी खासी जो डिग्री है, वो आपका कम हो जाता है। वो शेड आपके लिए बड़ा मुफ़ीद होता है। हालाँकि अगर आप सीधा धूप में सन के नीचे खड़े हो, तो बड़ी परेशानी होगी। शेड आप ढूँढते हो, जब बहुत ज़्यादा आपका हीट स्ट्रोक आता है, जून-जुलाई में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके अंदर आप कोशिश करते हो कि आप शेड के अंदर ही रहो। तो दरख़्त आपका शेड प्रोवाइड करता है, दरख़्त आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। एप्पल, मैंगो ये सारे आपके जो फ्रूट्स होते हैं, वो दरख़्त से आते हैं। रेनफॉल इंटरसेप्शन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझना है। ये इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, इसको समझना है। अभी क्या होता है कि ये आपका है दरख़्त और ऊपर से आपकी हो रही है बारिश, ठीक है? ये आपकी बारिश है। अब बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे ये जो लीफ है, अब बारिश अगर हो रही है, तो पहले बारिश का पानी लीफ पर गिरेगा, फिर जाके वो ज़मीन पर गिरेगा। तो ये क्या करते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं। वो बीच में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, "नहीं भई, रेन डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिरेगी। रेन पहले मुझ पर गिरेगी, मुझसे पे वो नीचे ज़मीन पर गिरेगी।" इससे फ़ायदा है। ये ऐसा बिल्कुल ही नॉनसेंस बात नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ड्रॉपलेट सीधा ज़मीन पर डायरेक्ट गिर रहा है, जो आपकी जो सॉइल है, वो टूट जाएगी। सॉइल कमज़ोर हो जाएगी, सॉइल ब्रेक होगी। जब सॉइल पर डायरेक्टली रेन वाटर गिरेगा, तो सॉइल को नुकसान होगा। इसलिए जो दरख्त होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं और फिर वो पानी आपके नीचे जाता है, तो उसका प्रेशर टूट जाता है, जिसकी वजह से सॉइल डैमेज नहीं होती, वरना सॉइल डैमेज हो सकती है। समझ रहे हो, सीख रहे हो, सुन रहे हो? ये है रेनफॉल इंटरसेप्शन। लीव्स एंड ब्रांचेस इंटरसेप्ट रेनफॉल, स्लोइंग इट्स इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड रिड्यूसिंग इरोजन। इससे सॉइल ब्रेक नहीं होगी, सॉइल डैमेज नहीं होगी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है कि जो लीफ है वो अगर
गिर गया, अगर फॉल हो गया, अगर ये यहाँ पर फॉल हो गया और यहाँ पर ये लीफ पड़ा हुआ है, टूटा हुआ एक लीफ पड़ा हुआ है, होगा क्या कि ये इवेंचुअली सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और जैसे ही ये डिकम्पोज होगा, सॉइल के साथ मिक्स होगा, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, सॉइल को नरिश करेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालेगा। जो ये टूटा हुआ लीफ है, जो टूटा हुआ लीफ है, जो लीफ नीचे गिर गया, वो सॉइल में दोबारा से डिकम्पोज होगा और सॉइल को नरिश करेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हो? ये इसको सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। फॉलिंग लीव्स डिकम्पोज एंड एनरिच द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर, इंप्रूविंग फर्टिलिटी। अब आज इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। What are the factors that determine एक सेकेंड, that determine the density and type of forest। तो बेसिकली जो टॉपिक है ये कह रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइप और डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पर कौन सी टाइप होगी और कितनी डेंसिटी होगी। डेंसिटी इज बेसिकली कितने ज्यादा दरख्त होंगे, क्या हैवी डेंसली एरिया होगा या लेस डेंसली एरिया होगा, ये कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली there are some factors that determine the density and type of forest। so एल्टीट्यूड सबसे पहला फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कितना ऊंचाई पर आपकी जमीन है, एल्टीट्यूड आपका कितना है वो डिटरमाइन करेगा। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट को कवर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट वैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमें सिर्फ ये देखना है कि 4000 टू 4500 मीटर पर आपको मिलता है एल्पाइन, और कॉर्नी फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलता है 1000 से 4000 मीटर के दरमियान। फिर 1000 मीटर के नीचे आपको ये सारे मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल स्क्रब, ट्रॉपिकल टॉर्न, मैंग्रोव, रिवरइन, बेला फॉरेस्ट, इरिगेटेड फॉरेस्ट, ये सब आपको मिलेंगे लेस देन 1000 मीटर पर। 4000 से 4500 मीटर के दरमियान आपको मिलेंगे एल्पाइन। 4000 4000 1000 से 4000 आपको मिलेंगे कॉर्नी फॉरेस्ट, और 1000 से नीचे आपको सारे दरख्त मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एल्टीट्यूड समझा दिया कि एल्टीट्यूड इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो एल्टीट्यूड है, डिफरेंट एल्टीट्यूड सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। अगर मैं बोलूं भाई 4200 मीटर है इस इस जगह की एल्टीट्यूड, तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा। तो आप बिना देखे आप बोल सकते हो कि ये सर यहाँ पर तो एल्पाइन फॉरेस्ट ही मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि इस जगह की हाइट है, इस जगह की एल्टीट्यूड है 2700 मीटर, अब बताओ कि यहाँ पर कौन सा दरख्त मिलेगा। तब बोलोगे असलान भाई, सर असलान आपको तो यहाँ पर कौनी फॉरेस्ट मिलेगा। तो आप सिर्फ एल्टीट्यूड पता लगा कर भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा दरख्त मिलेगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बेसिकली डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हाई एल्टीट्यूड पर आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स पर दूसरे दरख्त मिलेंगे और लो एल्टीट्यूड पर आपको दूसरे दरख्त मिलेंगे। एरिड, जहां एरिड कंडीशन है वहां पर आपको दरख्त को अलग मिलेंगे, वहां पर आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा, वहां पर आपको डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी। जहां पर एरिड क्लाइमेट है, जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर बेसिकली आपकी ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो जो एरिड क्लाइमेट है वहां पर आपको एक अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिस एरिया का ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पर आपको अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। प्रेसिपिटेशन तीसरा फैक्टर है, बारिश, रेनफॉल। जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां पर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट डिफरेंट होगी, जहां पर रेनफॉल कम है वहां पर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट डिफरेंट होगी। डेल्टा, डेल्टा में बेसिकली आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, डेल्टा में आपको और कोई दरख्त नहीं मिलेगा।
क्योंकि वहाँ की सॉइल अजीब-सी होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। वहाँ पर सॉल्टी भी होती है, फ्रेश वाटर भी आ रहा है, सॉल्टी वाटर भी आ रहा है, सॉइल में ज़रा नमकीन भी है, पानी साफ है। तो ये जो ऐसी जो जगह है वो आपको मिलती है डेल्टा पर, और डेल्टा पर आपको सिर्फ़ एक दरख्त मिलेगा, वो होगा मैंग्रोव। डेल्टा पे आपको एल्पाइन नहीं मिलेगा, डेल्टा पे आपको कोई और फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। जो एक और फैक्टर है आखिरी, वो है सॉइल, कि सॉइल कैसी है। सॉइल भी बड़ी अलग-अलग तरीकों की होती है, अलूवियल सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, तो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। तो जो सॉइल जहाँ पर है, वहाँ पे एक अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा। तो सॉइल भी डिटरमाइन करती है कि कौन-सा फॉरेस्ट और कितना फॉरेस्ट होगा। सो बेसिकली ये 5 फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछता है कि मुझे 2 फैक्टर बताओ दैट डिटरमाइन द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, तो आप ये 5 में से कोई से भी 2 बता दोगे। उनकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज़ करो और आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में 4.8% ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ़ 4.8% ऑफ एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट है, हालाँकि होना 20 टू 25% चाहिए। फिर हमने एफ़ॉरेस्टेशन पढ़ा, फिर हमने रीफ़ॉरेस्टेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस करा। अगर आपको ये भी पढ़ना है तो वीडियो पॉज़ करो, स्क्रीनशॉट लो, आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है? ये लेक्चर हमारा यहाँ तक था।